जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, गणित के प्रीवियस ईयर के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे गए हैं, और उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पी और क्यू के मासिक वेतन में अनुपात 4:3 है, यानी कि ये एक तरफ पी और ये क्यू, इनका जो भी मासिक वेतन है यानी कि महीने का जो वेतन है उसके बीच में अनुपात है 4:3 का। यदि पी और क्यू के वेतन में क्रम से 10 और 15 की, यानी कि पी में 10% की और क्यू में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। पहली बात दोस्तों, यदि हम अभी की बात करते हैं तो उनके बीच में एक माना 4-1 यानी कि 1 यूनिट का अंतर हमेशा बना रहेगा। अब हमें निकालना है इसमें 10% और 5% का वृद्धि। तो देखिए, हम मानते हैं, इसे माना पी का वेतन 400। दोस्तों, माना पी का वेतन 400 यहाँ पर, और क्यू का वेतन 300। तो क्योंकि अंतर अभी बराबर रहेगा इनके बीच में, यहाँ पर एक, यदि इसकी सैलरी 10 गुना बढ़ेगी तो इनके बीच का अंतर भी 10 गुना बढ़ेगा। तो देखिए, चलते हैं। अब ये पी की सैलरी है, अब तो उसके बाद में क्या हुआ, 10% की वृद्धि। तो 400 का 10% हम इसे करेंगे, इस जीरो से ये कटेगी, इससे ये कट जाएगी, तो दोस्तों 40। यानी कि यदि हम 400 में 40 जोड़ देंगे तो अब जो पी का वेतन है वो दोस्तों होगा 440। ये वाला वेतन अब ये है। इस तरीके से बात करते हैं हम क्यू के वेतन की। क्यू के वेतन में होना है 5% की वृद्धि, तो 300 का 5%, 1 2, इन दोनों जीरो से ही कट जाएंगी, 5×15, यानी कि इन 300 रुपये के वेतन में 15 जोड़ देंगे तो अब इनका वेतन होगा 315। तो हमें इन दोनों के बीच का अब अनुपात बताना है। तो दोस्तों देखिए, 400 अनुपाते 315, यहाँ पर काटते हैं हम 5 से, 5×8 = 40 और 5×8 = 88 अनुपाते, और 5×6 = 30 और 5×3 = 15, यानी कि 88:63 उनका जो बीच में अब जो इनका वेतन आया बढ़ने के बाद होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे, यानी कि ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। यानी कि ट्रेन चल रही है, उधर ही ट्रैक के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये तो उसे बताइए 15 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी गति क्या होगी। दोस्तों, 15 सेकंड में पार कर रही है, यह हम ये कह सकते हैं कि जो जो रेलगाड़ी है वो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ख़त्म होने तक, यानी कि इसकी शुरुआत है ट्रेन की और ये इसका अंत है। तो जब ये यहाँ से इसे ख़त्म हो जाएगी और ये निकल जाएगी, इसे पार करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन अपनी ही लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस कर सकती है। दोस्तों, हमें उसकी रेलगाड़ी गति बतानी है। तो दोस्तों, गति यानी कि चाल, दोस्तों चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि यदि हम दूरी को समय से मात करते हैं तो हमारी उसकी गति निकलेगी। दोस्तों, दूरी है 250 मीटर, तो दोस्तों 250 मीटर और समय है 15 सेकंड। ये है दोस्तों हमारा मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमसे ये ऑप्शन में पूछा गया किलोमीटर पर सेकंड। देखिए, यदि मीटर पर सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में, तो दोस्तों छोटे को बदलना है बड़े में, तो गुणा कर देंगे 18/5 की, यानी कि बड़ा ऊपर छोटा नीचे। दूसरी बात, यदि हम किलोमीटर पर घंटे को बदल रहे हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, यानी कि बड़े को बदलेंगे छोटे में, तो गुणा कर देंगे छोटे की। बड़े से जाना है हमें छोटे के पास, तो गुणा करेंगे छोटे की। छोटा कौन है, 18 में से 5, तो 5/18 की गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें छोटे से जाना बड़े की ओर, तो गुणा करेंगे बड़े की, यानी कि 18/5 की गुणा करेंगे। बस डिवाइड करते हैं, 5×5 = 25, और यहाँ से इसे हम काट सकते हैं दोस्तों। देखिए, 3 से, 3×5 = 15 और 3×6 = 18, इससे डिवाइड हो जाएगा 10 बार, और ये बचेगा हमारा 10×6 यानी कि 60। दोस्तों, 60 किलोमीटर पर घंटा इस ट्रेन की गति है, यानी कि स्पीड कह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब से 8 वर्ष पूर्व, यानी कि अब ये वर्तमान, ये दोस्तों वर्तमान है, बीच का वर्तमान। अब से यानी कि वर्तमान से 6 वर्ष पहले पीछे की तरफ चलते हैं, तो दोस्तों ये माइनस हो गया, तो यानी कि पहला है कितना,
6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो भी इसकी आयु थी, यानी कि 6 वर्ष पहले जो इसकी अपनी आयु थी उसकी दुगनी होगी वर्तमान से, 6 वर्ष पहले की, यानी कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात है, थोड़ा नीचे आएंगे और जी यहाँ करेंगे प्लस कितना 8, और उसकी आयु 6 वर्ष पहले जो भी थी, माना सीता की आयु यहाँ पर x थी, तो वो कह रहा है अब उसकी आयु जो होगी यहाँ से वर्तमान से 8 वर्ष बाद में होगी इसकी दुगनी, यानी कि 2x। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर उसकी आयु थी x और अब आयु है उसकी 2x, यानी कि दुगनी होगी। तो उसने इस बीच में समय कितना समय बिता दिया, देखिए 6 वर्ष तो उसने ये बिताए वर्तमान में आने के लिए, तो दोस्तों 6 तो ये हो गए 6, और 6 के बाद में वर्तमान से 8 वर्ष आने के बाद उसने यहाँ से बिताए 8, दोस्तों उसने यहाँ से यहाँ तक आने में बिताए 14 वर्ष, यानी कि उसे अपनी आयु को दुगने होने में लग गए 14 वर्ष। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि हम इस वाली आयु में से इस आयु को घटाते हैं, इस आयु को इसमें से घटाते हैं, तो उसका मान जो होगा 14, यानी कि 14 वर्ष होगा। तो दोस्तों देखिए, तो 2x माइनस के x बराबर जो भी इसका अंतर होगा वो होगा 14, 2x में से 1x घटेगा, x का मान आएगा दोस्तों हमारा 14, यानी कि x का मान आया हमारा 14 वर्ष। हमें बताना ही वर्तमान आयु, या तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए x का मान 14 वर्ष, यानी कि 6 साल पहले उसकी आयु थी 14 वर्ष, तो वर्तमान में पहुँचने के लिए उसे करनी पड़ेगी 6 प्लस के जोड़ देंगे इसमें, दोस्तों उसकी आयु होगी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और या फिर यदि हम यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी आयु है 2x, यानी कि दुगनी, तो 2 गुणा 14 बराबर के 28। अब ये है 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद वर्तमान में चलने के लिए 8 घटा देंगे इसमें से, तब भी इसकी आयु 20 वर्ष ही होगी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोई राजेश है, अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, वह 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है या फिर खर्च करता है, तथा शेष बचाता है। इतने खर्चे करने के बाद वो शेष बचा लेता है। यदि उसकी बचत रुपयों में है 2250 रुपये, तो दोस्तों प्रतिमाह राकेश कितना कमा लेता है, यानी कि आय कितना कमा लेता है। अब देखते हैं, माना राकेश 100%, यानी कि 100% उसकी यदि हम आय को रख के चलते हैं, तो उसने क्या किया, उसमें से 15% जो उसने खर्च कर दिया दोस्तों, वो खर्च कर दिया उसने मकान किराए पर, ये उसका मकान किराए पर खर्च हुआ। दूसरी बात, उसके बाद उसने 35% खर्च किया, 35% खर्च किया उसने अपने भोजन पर, ये दोस्तों 35% भोजन पर खर्च किए। उसके बाद में 20% खर्च किए उसने शिक्षा पर, अपने बच्चों की शिक्षा पर। अब कुछ उसका पैसा बचा, अब बचा कितना देखिए, 15%, 35% और 20%। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं, 5 और 5 10, हासिल को 1, और 3 और 1 4, 1 5, 5 और 2 7, यानी कि दोस्तों उसने 30% पैसा खर्च कर दिया, सॉरी 70% पैसा खर्च किया, तो उसने बचा 30% पैसा, यानी कि 100% में से यदि वो 70% पैसा खर्च करता है, तो उसके पास अब बचेगा, जो ये वाला पैसा बचेगा वो बचेगा 30%। दोस्तों अब उसने 30% की बचत करी अपने तनख्वाह के मुकाबले, लेकिन रुपए के मुकाबले बचत करता है वो 2250 की, यानी कि 30% की वैल्यू अब जो निकल कर आती है दोस्तों, वो आती है 2250 रुपये। वो पूछ रहा है प्रतिमा राकेश की आय क्या, यानी कि राकेश का मतलब है 100%। अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे 10% में बदलेंगे, तो 3 को इधर ले जाएंगे बटे में, तो इधर बचेगा 10%, तो 10% बराबर 2250 बटे में 3। अब हमें इसे बदलना है 100% में, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो हम इधर करेंगे 10 की गुणा, तो ये हो जाएगा 100, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 2250 बटे में 3, और हमने इधर 10 की गुणा करे तो हमें इधर भी 10 की गुणा करनी पड़ेगी, तो हम इससे भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 और 3 पंजे 15 और 0, और ये एक ये 0 दोस्तों 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं कि ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है, ए के पास कोई वस्तु है, माना ये ए है, ए के पास कोई वस्तु है अभी इस समय पर जिसकी वैल्यू दोस्तों 50 रुपये है। चलते हैं आगे, बी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि उसने इस मूल्य को बी को दे दिया, कितने पर, 20% लाभ पर। दोस्तों 50 का 20% निकालते हैं, यानी 50%
परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, एक इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 5 दूनी 10। यानी कि उसने क्या किया, 50 में 10 रुपये, 10 रुपये अपना लाभ लेकर अब ये होगी दोस्तों 60। ये 60 रुपये की जो वैल्यू है उसने उसने दी बी को, यानी कि बी को प्राप्त हुई वो 60 की। अब बढ़ते हैं आगे। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर, अब दोस्तों 60 का 25%, 60 का 25%, 25% या फिर 1/4, तो 15 चौका 60, यानी कि उसने इस पर कमाए 15 रुपये। इसने 15 रुपये इसमें कमाए, तो दोस्तों ये हुए 75 रुपये। तो ये उसने बेची वस्तु सी को बेच दी, यानी कि सी को प्राप्त हुई 75 रुपये की। सी ने 40% लाभ पर डी को बेच दिया, यानी कि उसने डी को बेच दी ये वस्तु कितने पर, 40% लाभ पर, यानी कि तो दोस्तों 75 का 40%, 100, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, और ये 5 दूनी 15 दूनी 30, यानी कि इसने 30 रुपये का लाभ कमाकर ये वस्तु बेच दी 105 की, जो कि प्राप्त हुई डी को। तो दोस्तों डी ने यह वस्तु 50, ए ने खरीदी थी यह वस्तु 50 रुपये की, तो डी के पास पहुँचते पहुँचते ये होगी दोस्तों 105 रुपये की। अब इसमें पूछ रहा है, तो दोस्तों बताइए उस वस्तु का मूल्य क्या है जो डी ने खरीदी, यानी कि जो डी ने पे करे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा, ठीक है, उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि उन्होंने 25% की खरीदी, 2500 की खरीदी, 25% पर अधिक पर बेच दी, और उसके बाद उसने 125 रुपये का टैक्स भी अदा किया, कर अदा किया। उसका लाभ बताइए। सबसे पहले देखिए लाभ हानि में क्या, उसकी पॉकेट से जो गया और उसके पॉकेट में आया। अब सबसे पहले देखते हैं उसकी पॉकेट से गया क्या। अब उसकी पॉकेट से तो दोस्तों देखिए उसने खरीदा 2500 रुपये की, दोस्तों 2500 रुपये की उसने खरीदी, और उसके बाद में 125 ये, तो दोस्तों उसकी पॉकेट से ये जो गया, ये गया उसकी पॉकेट से पैसा, और 125 ये, तो दोस्तों ये हुआ 5, 2 और ये 6 और 2, यानी कि 2600 उसके पॉकेट से गए। अब देखते हैं दोस्तों उसकी पॉकेट में आया क्या। सबसे पहले उसने 2500 को बेचा उसने 25% के लाभ पर, तो 2500 का 25% यानी कि 1/4, इसे डिवाइड करेंगे हम, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो दोस्तों 2500 प्लस के 600 रुपये उसने ये लाभ कमाए, तो 5 और ये 2 11 और ये 3, यानी कि उसके जेब में आए 3125 रुपये, लेकिन ये आए हैं उसे बेचने के बाद, ये उसकी जेब में आए हैं कितने, 3125 रुपये, इतने उसने खर्च किए, इतने उसकी जेब में आए। तो दोस्तों प्रॉफिट देखने के लिए क्या करेंगे, उसकी जेब से गए पैसे को, यानी कि इतने रुपए उसकी जेब से गए, और 2625 रुपये उसकी जेब से गए और उसकी जेब में आए 3125 रुपये। तो दोस्तों उसकी जेब से गए हुए पैसों को हम इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ घटाएंगे हम 2625 रुपये, यानी कि 0 0 और इधर एलसीएम आएगा 5, तो दोस्तों उसने कमाए 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, एक कक्षा के अंदर 60 छात्र हैं, 60% छात्र लड़के हैं, तो 60 का 60%, तो दोस्तों एक और इससे ये कट जाएगा, 6 छिंग 36, यानी कि 60 में से 36 जो हैं वो लड़के हैं, लड़के B4 बॉयज वाले लड़के हैं। तो बचे कितने दोस्तों, 24, ये होगी गर्ल्स, यानी कि ये हैं लड़कियां, G4 गर्ल्स। चलते हैं आगे। 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, 25% लड़कियां यदि साइकिल से स्कूल जाती हैं 100% लड़कियों में से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 75% लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। इसी में पूछा क्या है हमसे, तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही 24 लड़कियां हैं, 75% निकालना है। तो दोस्तों 24 का 75% यानी कि 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और हम इसे डिवाइड कर देंगे 6 चौका 24, तो 6 गुणा 3 बराबर 6 दिया 18, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 लड़कियां ऐसी हैं इनमें से जो कि साइकिल से स्कूल नहीं जाती, जबकि 6 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल जाती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं कि 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात इतना है, 4:3, यानी कि ये 4, ये अनुपात 5।
ठीक है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दोस्तों यहाँ पर दी गई है दूरी तय कर रही है वो 8 घंटे में। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या, यदि हम दूरी को समय से नाप देंगे, दूरी को हम समय से नाप देंगे तो चाल निकल जाएगी। तो दूरी है दोस्तों कितना, 800 किलोमीटर और 8 घंटे में तय कर रही है, यानी कि दोस्तों ये होगी चाल इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन है हमारी 5, यानी कि दूसरी ट्रेन जो है 5 यूनिट से चलती है। तो दोस्तों 5 यूनिट का मतलब यदि होता है 1000, नहीं 100, तो दोस्तों 1 यूनिट का मतलब होगा 200, सॉरी 20। तो पहली यूनिट यानी कि जो पहली वो है कितनी चल रही है, यदि दूसरी ट्रेन चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो पहली चलेगी, 1 यूनिट का मतलब है 20, तो यानी कि 4, 4 × 20 बराबर, यानी कि 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक गांव में 20 व्यक्तियों में से 11 साक्षर हैं, यानी कि 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों 200 व्यक्ति हैं, उनमें से 11 पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो बचे कितने, 89, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने वही पूछा है कि गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि यदि हम बात करते हैं गिनती की यानी काउंटिंग की, तो वो है 89 लोग, यानी कि 89 लोग। यदि हम परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट निकलेगा टोटल पर, यानी कि 200 पर। तो दोस्तों 89 200 का कितना परसेंट है, 00 से 00 कटेगा, इससे जब भाग करेंगे दोस्तों ये आएगा 44.5। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। देखिए औसत मतलब क्या, देखिए सबसे पहले देखता हूँ औसत होता क्या है। औसत ये होता है कि माना स्कूल के अंदर 10 छात्र हैं, ये हमारे स्कूल के अंदर 10 छात्र हैं और इनके द्वारा स्कूल में पिकनिक लेकर जाना है। तो प्रिंसिपल साहब मैडम से पूछते हैं कि आपके द्वारा ये बताइए कि स्कूल के अंदर औसतन एक बच्चे पर कितने रुपए हैं। तो माना किसी की जेब में 10 हैं, किसी की जेब में 5 हैं, किसी के 7 हैं, किसी की जेब में 20 हैं। तो मैडम ऐसे तो बताएगी नहीं कि 10 है, 5 है, 7 है, 20 है, लेकिन वो औसत बता सकती है। कहने का मतलब क्या है कि सभी के पैसों को इकट्ठा करेगी, उनमें बराबर बराबर बांटने का, यानी कि वो एक ऐसा डिजिट, ऐसी एक क्वांटिटी चाहते हैं जो कि इक्वल हो। तो क्या करेंगे, सभी के पैसों को जोड़ देंगे और उतने ही बच्चों से भाग कर देंगे, तो उनका औसत रुपये आ जाएगा कि क्लास में एक बच्चे पर कितने रुपए हो सकते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे, यहाँ पर इन्हें जोड़ देंगे और इतने से भाग कर देंगे, तो इन संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो दोस्तों इन्हें दो दो करके जोड़ लेंगे, ये हो गया 140, इन्हें जोड़ते हैं 6 6 12, हासिल को 1, और 7 7 14, इन्हें जोड़ते हैं 8 तो 10, और ये हो जाएगा हमारा 7 4 11, यानी कि 120। तो दोस्तों 120, 142 और 140, ये 2, 8 और 2 10, 3 और 1 4, यानी कि 402, 402 हैं। इन्हें बांटना है मैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कुल औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों कुल योग, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, वो उनका औसत होता है। तो दोस्तों 402 को भाग करेंगे 6 से, तो दोस्तों 6 6 36, बचा कितना 4, यानी कि 42, तो 6 7 42, यानी कि 67, 67 इनका औसत होगा। ऑप्शन नंबर डी।